और आइए शुरू करते हैं न्यूज पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा चलती स्कूटी पर स्नान की भी है। राजस्थान में भीषण गर्मी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें एक बीएसएफ जवान तपती रेत के अंदर पापड़ सेकता नजर आया। दावा है कि ये वीडियो बीकानेर के रेगिस्तान का है, जहां पारा 48 डिग्री तक पहुंच चुका है। यूपी के मुरादाबाद में 2 युवकों का चलती स्कूटी पर नहाने का वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। फिर पुलिस ने ट्रैफिक नियम तोड़ने को लेकर कार्रवाई की बात कही। इस वायरल वीडियो में गर्मी से जुड़ा गाना चल रहा था, जबकि स्कूटी पर पीछे बैठा युवक कभी अपने ऊपर मग से पानी डालता तो कभी स्कूटी चला रहे युवक पर। इसमें हम लोग जांच करा रहे हैं। जांच के हिसाब से इसमें जो भी चीज निकल के आएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक के कोप्पल में जज ने एक पियोन के खिलाफ जांच के आदेश दिए। दरअसल पियोन ने नौकरी के लिए जो दस्तावेज जमा किए थे उनमें 10वीं में 99% अंक मिलने का दावा किया था, लेकिन आरोप है कि वो पढ़ने और लिखने में इतना सक्षम नहीं था। जज ने चपरासी की 10वीं की मार्कशीट पर संदेह जताते हुए जाँच के निर्देश दिए। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है, जबकि आरोपी कर्मचारी का कहना है कि उसने बकायदा 10वीं की परीक्षा दी थी। वैसे कहा जा रहा है कि पियोन की नौकरी हासिल करने वाला आरोपी पहले सफाई कर्मी भी रह चुका है। एक बाबा का चलती स्कूटी पर वीडियो वायरल हो गया। इसमें बाबा ने धूप से बचने के लिए अपनी स्कूटी पर शेड लगवा ली ताकि वो छतरी का काम करे और इस भीषण गर्मी में तपिश महसूस न हो। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट फतेह करने का एक और रिकॉर्ड बना दिया। वो अब 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले शख्स बन गए। 54 साल की कामी ने पहली बार 1994 में दुनिया की इस सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। उसके बाद वो लगभग हर साल इस पर सफल चढ़ाई करते रहे। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर गंदे कमरे से होने वाले स्ट्रेस और एंजाइटी से जुड़ी हुई है। अगर आप अपना घर साफ नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप व्यस्त हैं और आपके पास साफ सफाई और कमरे को व्यवस्थित करने के लिए समय नहीं है। और ये इस बात का भी संकेत हो सकता है कि आपके पास बहुत ज्यादा सामान है, लेकिन अगर आपका घर आदतन ही गंदा रहता है तो ये आपके मानसिक स्वास्थ्य के हालात के बारे में बहुत कुछ कहता है। एक स्टडी में ये बात सामने आई है कि गंदे कमरे का सीधा कनेक्शन थकान, एंजाइटी, बिगड़े हुए रिश्ते और खराब लाइफस्टाइल से है। लिहाजा गंदे कमरे और वहां फैली गंदगी से खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। कहते हैं कि घर किसी परिवार के जीवन का आईना होता है, जिसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि फैमिली के मेंबर अपने जीवन में कितने व्यस्त हैं। साफ सुथरा और व्यवस्थित घर हर किसी की चाहत होती है। ऐसा घर पॉजिटिविटी लाता है, लेकिन अगर घर गंदा और अव्यवस्थित हो तो मूड खराब होता है और वहाँ रहना भी अच्छा नहीं लगता। आप थोड़ी देर के लिए ये मान लीजिए कि अगर आपको एक ऐसे कमरे में रहना पड़े जिसमें कपड़े यहाँ वहाँ इधर उधर बिखरे पड़े हो, किताबें फैली हो, जूठे कप प्लेट बेतरतीब रखे हो, बेडशीट और पर्दों पर चाय कॉफी के दाग हो, बेड के नीचे सिगरेट के खाली पैकेट पड़े हो, यानी कमरे का माहौल युद्ध के मैदान सा हो, तो आपको कैसा लगेगा? देखने और सुनने में ये बात बेहद मामूली जान पड़ती है, लेकिन पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी बुलेटिन में पब्लिश एक रिसर्च के मुताबिक गंदे कमरे का सीधा संबंध थकान, एंजाइटी, बिगड़े हुए रिश्ते और खराब लाइफस्टाइल से है।
गंदा कमरा मन और शरीर पर कई तरह के नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है। इससे कई तरह की मेंटल हेल्थ कंडीशन डेवलप होने की भी आशंका बढ़ जाती है। हालांकि इसमें ना तो कुछ नया है और ना ही किसी से छिपा है कि गंदे कमरे से सिर्फ बदबू ही नहीं आती, बल्कि यह हमारे शारीरिक और मानसिक सेहत पर भी बुरा असर डालता है और इसका मनोवैज्ञानिक कारण भी है। पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी बुलेटिन की एक रिपोर्ट बताती है कि अगर कमरे में चीजें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी हो तो दिमाग कंसंट्रेट नहीं कर पाता। अधिक चीजों को देखने, समझने और उनके बीच सामंजस्य बिठाने में दिमाग थकने लगता है। ऐसी स्थिति में कॉग्निटिव ओवरलोड होता है। दिमाग की सोचने समझने की क्षमता घट जाती है। अब इसे एक उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसे कमरे में पढ़ने बैठे जहां चारों ओर किताबें बिखरी पड़ी हो, तो उसकी दिमागी क्षमता का ज्यादातर हिस्सा उन चीजों को देखने और सामंजस्य बिठाने में ही खर्च हो जाएगा और उसका मन पढ़ने में नहीं लगेगा। ऐसे में अगर दो पार्टनर प्यार की बातें करने के लिए गंदे कमरे में बैठे तो उनका ध्यान प्यार की बातों से ज्यादा बिखरी हुई चीजों पर बना रहेगा। अगर कमरा गंदा हो तो दिमाग पर ये नकारात्मक प्रभाव डालता है। मसलन एंजाइटी, स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन, मानसिक थकान, अनहेल्दी खाने की इच्छा और प्रोडक्टिविटी में कमी आ सकती है। वहीं इसके उलट साफ और सुंदर कमरे में जहां हर चीज अपनी जगह पर करीने से रखी हो, वहां दिमाग को एक्स्ट्रा कसरत नहीं करनी पड़ती। अगर ऐसे कमरे में बैठे तो पूरा ध्यान पढ़ाई या जो भी काम आप कर रहे हैं उस पर ही फोकस होगा। अमेरिका में 60 जोड़ों पर हुई एक रिसर्च में पाया गया है कि गंदा कमरा या लिविंग रूम महिलाओं की सेहत पर ज्यादा नकारात्मक असर डाल सकता है। रिसर्च के मुताबिक रहने या काम करने की जगह गंदी या अनऑर्गेनाइज्ड हो तो महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा ज्यादा कोर्टिसोल रिलीज होते हैं। यह हार्मोन सीधे तौर पर स्ट्रेस बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। इस रिपोर्ट में बार बार गंदगी को दूर करने पर जोर दिया जा रहा है। इसमें बताया गया है कि गंदा कमरा आपके दिमाग और रिश्तों पर सीधा असर डालता है। लिहाजा कमरे की साफ सफाई और हाइजीन पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी बुलेटिन की रिपोर्ट के मुताबिक मनुष्य का दिमाग एक वक्त में एक काम करने या सिंगल टास्किंग के मुताबिक ढला है। गंदा या बिखरा हुआ कमरा दिमाग को मल्टीटास्किंग का आभास कराता है। ऐसी स्थिति में बिना कुछ काम किए भी दिमाग थकने लगता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, व्यक्ति थकान, गुस्सा और चिड़चिड़ापन महसूस करता है। वहीं इंडीड करियर गाइड की एक रिपोर्ट की माने तो अगर आप अपने दफ्तर को साफ सुथरा रखते हैं तो दोस्तों के बनने की भी संभावना बढ़ जाती है। जिन लोगों की वर्किंग डेस्क साफ सुथरी और सुसज्जित होती है उनका अपने कॉलीग्स और बॉस के साथ भी बेहतर रिश्ता होता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक काम करने की जगह की सफाई का सीधा कनेक्शन बेहतर वर्क प्लेस और रिलेशनशिप से है। लिहाजा गंदे कमरे और वहाँ फैली गंदगी से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गंदे कमरे का सीधा कनेक्शन थकान, एंजाइटी, बिगड़े हुए रिश्ते और खराब लाइफस्टाइल से है। ये रिपोर्ट तो आपने देख ली, लेकिन इस बारे में क्या है जानकारों की राय, उन्हें भी सुन लीजिए। क्लटर्ड एनवायरनमेंट का मेंटल हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर आपका सामान इधर उधर अस्त व्यस्त पड़ा रहता है रूम में, तो सबसे पहले तो आपको अपने उस सामान तक पहुंचने में जो समय लगाना पड़ेगा, उस समय को आप यूटिलाइज कर सकते हैं कुछ कंस्ट्रक्टिव करने में, या फिर हो सकता है केवल रिलैक्स करने में या सोने में, तो भी अच्छा है। लेकिन अगर हम इसी एनवायरनमेंट में रहते हैं तो एक हमारा फोकस भी कहीं ना कहीं जाता है, तो हमें लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के भी इश्यूज आ सकते हैं, या ईटिंग बिहेवियर भी हमारा थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है, जो बाद में कहीं ईटिंग डिसऑर्डर्स में भी कन्वर्ट हो सकता है। किसी भी तरह के हमको ईटिंग रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। और इसके अलावा हम जो आपसी हमारे रिलेशंस हैं, अगर फैमिली में और भी मेंबर्स हैं, तो जिस भी मेंबर को वो कमरा ठीक करने में समय लगाना पड़ रहा है, तो उनके साथ में आपके रिलेशन स्ट्रेन होते हैं।
तो अगर हम अपनी इन चीजों को सुव्यवस्थित तरीके से रखें तो थोड़ा सा स्ट्रेस कम होगा, क्योंकि जितनी भी चीजें अभी यहाँ पर हमने मेंशन की है वो स्ट्रेस की तरफ जा रही है। तो अननेसेसरी क्यों स्ट्रेस लेना, जहां से चीज उठाई वहीं पर चीज वापस रखी। हाईकोर्ट से लगा ममता सरकार को झटका। ये सीधे आपको लिए चलते न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। पुणे हादसे में आरोपी के पिता को अदालत ने शुक्रवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। इसके पहले कुछ लोगों ने अदालत के पास पेशी के वक्त आरोपी पर स्याही फेंक दी। उधर इस मामले के मुख्य आरोपी नाबालिग की जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भी पेशी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 8 सदस्यों की जमानत रद्द कर दी। इन पर देश भर में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रचने के आरोप हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल रेजिमेंट बनाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि वो अगर सांसद बने तो इस मुद्दे को लोकसभा में भी पुरजोर तरीके से उठाएंगे। विक्रमादित्य के मुताबिक भारतीय से मंडी संसदीय सीट पर विक्रमादित्य की टक्कर बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत से है। कोलकाता हाईकोर्ट ने 2010 के बाद से पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को खारिज कर दिया। अदालत ने ओबीसी प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर ओबीसी की नई सूची पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करेगा। उधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में बाघ का एक कुनबा पानी पीता दिखा। दरअसल वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए वन विभाग ने तराई वन क्षेत्र में जलकुंड बनाए हैं, जिसमें पानी पीने के लिए हाथी, हिरण, बाघ समेत कई पशु पक्षी आते हैं। इसी जलकुंड में पानी पीने के लिए आए 5 बाघों का वीडियो कैमरे में कैद हो गया। नेत्रदान को लेकर लोगों को जागरूक करने के मकसद से चलाई जा रही एक कार रैली दिल्ली पहुंची। इसमें देश के कई नेत्र विशेषज्ञ भी हिस्सा ले रहे हैं। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली में स्वाति मालीवाल से हुई बदसलूकी का मुद्दा बड़ा सियासी रूप ले चुका है। बदसलूकी के मामले में घिर चुके केजरीवाल ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी। उन्होंने कहा कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। खबर तो ये भी है कि दिल्ली पुलिस ने सुनीता केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के माता पिता से भी पूछताछ वो करना चाहते हैं। वहीं मालीवाल ने बदसलूकी मामले में जब मुंह खोला तो दिल्ली में सियासी तूफान आ गया और आम आदमी पार्टी ने अपनी ही महिला सांसद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लिहाजा मालीवाल को आम आदमी पर मजबूर होकर पलटवार करना पड़ा। वहीं बीजेपी इस मामले को चुनाव से ठीक पहले ठंडा नहीं होने देना चाहती। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ बगावती बिगुल बजा दिया है। सीएम आवास पर हुई बदसलूकी मामले से नाराज मालीवाल ने अब अपनी ही पार्टी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया। दरअसल जब से स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ बदसलूकी की शिकायत दर्ज कराई है, उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी मालीवाल को निशाने पर ले रही है और मालीवाल को बीजेपी का मोहरा बता रही है। वहीं अपने साथ हुई बदसलूकी के 3 दिन बाद खामोशी तोड़ने वाली मालीवाल अब और मुखर हो गई हैं और आर पार के मूड में दिख रही हैं। आज स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया कि कल पार्टी के एक बड़े नेता का फोन आया। उसने बताया कैसे सब पर बहुत ज्यादा दबाव है, स्वाति के खिलाफ गंदी बातें बोलनी है, उसकी पर्सनल फोटोज लीक करके उसे तोड़ना है। ये बोला जा रहा है कि जो उसको सपोर्ट करेगा उसको पार्टी से निकाल देंगे। किसी को बीसी करने की और किसी को ट्वीट्स करने की ड्यूटी मिली है। किसी की ड्यूटी है अमेरिका में बैठे वॉलंटियर्स को फोन करके मेरे खिलाफ कुछ निकलवाना। अब लगता है
जिस तरह से स्वाति मालीवाल ने ताज़ा ट्वीट के जरिए ये कहा कि पार्टी के अलग अलग लोगों को अलग अलग टास्क दिया गया है, एक अकेली महिला यानी स्वाति मालीवाल को बदनाम करने के लिए और उनके खिलाफ उठने के लिए कहा गया है। यह साफ तौर पर दिखाता है कि स्वाति मालीवाल किस तरह से अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। छठे चरण के चुनाव से पहले दिल्ली के दंगल में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। बीजेपी स्वाति मालीवाल से मारपीट को बड़ा चुनावी मुद्दा बना रही है, वहीं आम आदमी पार्टी इसे साजिश बताकर उलझाने में लगी है। स्वाति मालीवाल जो उनके कबीर एनजीओ के जमाने से उनकी सहयोगी रही, यदि उनके साथ इस प्रकार का बर्ताव किया जा सकता है तो अधिकारियों ने जो आरोप लगाए थे उसमें कितना सत्य होगा ये स्वयं समझा जा सकता है। आप अपनी सांसद के साथ ये कर सकते हैं केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए। मैं गंभीर बात कह रहा हूं, तो अपनी राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए आप दिल्ली और देश की जनता के साथ क्या कर सकते हैं, सोचा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके और षड्यंत्र रचने शुरू किए। उन्होंने स्वाति मालीवाल जी का प्रयोग करके अरविंद केजरीवाल जी पे झूठे आरोप लगाने की कोशिश की। बीजेपी केजरीवाल की चुप्पी पर लगातार सवाल कर रही थी। आखिरकार केजरीवाल ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि वो इस मामले में निष्पक्ष जांच चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस घटना के 2 वर्जन हैं, लिहाजा पुलिस को दोनों पक्षों की जांच निष्पक्षता से करके न्याय दिलाना चाहिए। इस मामले में निर्भया की मां भी सामने आई है, जिस निर्भया को लेकर कभी केजरीवाल ने दिल्ली में सुरक्षा के मुद्दे पर आंदोलन चलाया था। आज उसी निर्भया की मां कह रही है कि केजरीवाल चुप्पी तोड़े और स्वाति मालीवाल को इंसाफ दिलाए। दिल्ली के वो सीएम हैं और भी राज्यों में है, पूरी जनता का उन पे विश्वास है। वो खुद ही कहते हैं कि हम दिल्ली का बेटा हूँ, भाई हूँ, तो उस भाई और बेटे के नाते, भाई के नाते उनको इस पे बोलना चाहिए। जो भी गलत किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उस स्वाति जी का सपोर्ट करना चाहिए। कुल मिलाकर मालीवाल का मुद्दा चुनावी माहौल में आम आदमी पार्टी की गले की फांस बना हुआ है। टीम केजरीवाल को लगता है कि स्वाति मालीवाल के खिलाफ आक्रामक तेवर अपनाकर इस होने वाले चुनावी नुकसान से बचा जा सकता है। इधर बीजेपी इस मुद्दे की धार कम होने नहीं दे रही। 25 मई को दिल्ली में मतदान है, तब तक ये खींचतान कम होगी ऐसा लगता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज आपको राजनांदगांव के 42 पंचायतों की अनोखी पहल के बारे में बताएंगे, जहां इलाके के लोगों ने मिलकर जल रक्षा अधिनियम के तहत पहाड़ी इलाकों में करीब 2.25 लाख गड्ढे बनाए हैं, ताकि उनमें बरसात का पानी रोका जा सके और उस पानी का इस्तेमाल सिंचाई और पीने के काम में लाया जा सके। देखिए ये रिपोर्ट। जल है तो कल है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। न पशु पक्षी, न पेड़ पौधे और न ही इंसान। जल की कीमत दुनिया में सबसे अनमोल है, फिर भी कहीं ये बड़ी ही आसानी से मिल जाता है तो कहीं पानी की एक एक बूंद के लिए भी लोग तरसते हैं। कुछ ऐसा ही हाल है छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव का, जहां गर्मी की इस चिलचिलाती धूप में लोग पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भौगोलिक दृष्टि से राजनांदगांव का पूरा इलाका पहाड़ी क्षेत्र में आता है। ऐसे में यहाँ धरती के भीतर जल का स्तर बेहद नीचे है। गिरते भूजल को बचाने और पानी की समस्या से निपटने के लिए राजनांदगांव की 42 पंचायतों ने एक अनोखी पहल की है, ताकि बंजर पड़ी इस भूमि पर हरियाली लौट सके। इसके लिए इलाके के लोगों ने करीब 1 करोड़ की लागत से 111 पहाड़ियों और ढलान वाले इलाकों में लगभग 2.25 लाख गड्ढे बनाए, जिसमें बरसात का पानी जमा हो सके।
अनडिवाइडेड राजनांदगांव जिले में मिशन जल रक्षा करके अभियान चल रहा है, जिसमें जीआईएस बेस्ड जो जीआईएस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए नरेगा के स्ट्रक्चर्स लिए जा रहे हैं, जो वाटर रिचार्ज के स्ट्रक्चर्स हैं, और वो जगह जगह बनाए जा रहे हैं, जैसे कि पहाड़ और लो लाइंग एरियाज में पहाड़ों में स्टैगर ट्रेंचेस वगैरह लिए जा रहे हैं, और लो लाइंग एरियाज में पर्कुलेशन टैंक, डबरी एक्सेट्रा लिए जा रहे हैं। इन स्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। ये एक्चुअली वाटर रिचार्ज करता है, तो सबसॉइल भी रिचार्ज करता है, उसका मतलब है हरियाली भी होगी, और दूसरा जो पीने का पानी है और जो वाटर रिचार्ज है वो भी होगा, तो खेती में भी मदद आएगा। कोशिश यही है कि जब इन खाली पड़े गड्ढों में बरसात का पानी जमा हो तो न सिर्फ इन क्षेत्रों में हरियाली आए, बल्कि लोगों को पीने का पानी भी आसानी से मिल सके। साथ ही गड्ढों में पानी जमा होने से आसपास के इलाकों में भूजल का स्तर भी बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी पुणे की, जहां एक पोर्श कार से हुए सड़क हादसे की चर्चा देश भर में हो रही है। इस हादसे में 2 युवा इंजीनियर की दर्दनाक मौत हो गई। इस मामले में आरोपी एक नाबालिग है। इस केस को पुलिस ने शुरुआत में जिस तरीके से हैंडल किया, उस पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही। इस बीच पुणे पुलिस इस मामले को लेकर सेशंस कोर्ट भी गई है। मंगलवार को पुणे कार हादसे पर सुनवाई के दौरान सेशंस कोर्ट ने बड़ी बात कही है। पुणे की सेशंस कोर्ट ने पोर्श कार हादसे को लेकर बार मालिकों को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि बार मालिक उनके लिए जिम्मेदार बने जिन्हें वे अपने पब में शराब परोसते हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जो बार और पब अपने ग्राहकों को शराब परोसते हैं, वो ये भी देखें कि उनके ग्राहक क्या कर रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो भी ग्राहक क्लब में शराब पीने आते हैं, उन्हें वापस घर पैदल ना जाने दिया जाए। कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि बार मालिक ये सुनिश्चित करें कि ग्राहक को सीमित मात्रा में ही शराब परोसी जाए, या फिर बार मालिक ग्राहकों के घर लौटने के लिए ये देखें कि गाड़ी में ड्राइवर उनके साथ है या नहीं। अगर ये इंतजाम भी नहीं हो सकता तो फिर बार मालिक नशे में धुत ग्राहकों को अपने परिसर में ही सोने की व्यवस्था करें। दरअसल पुणे कार हादसे के आरोपी लड़के ने हादसे से पहले एक पब में अपने दोस्तों के साथ शराब पार्टी की थी, जिसका बिल करीब 48,000 रुपए आया था। इसके बाद तेज रफ्तार गाड़ी चलाने के दौरान हादसा हो गया, जिसमें 2 युवा इंजीनियर की मौत हो गई, जिसमें एक लड़की थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी और उसके पिता के साथ शराब परोसने वाले बार के मालिक को और बार मैनेजर को भी गिरफ्तार किया है। जाहिर है कि इस हादसे की मुख्य वजह शराब पीकर गाड़ी चलाना रहा। ऐसे में कोर्ट की कही बातें और काफी महत्वपूर्ण है। इसको लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। माइनर लोगों को दारू देना ही नहीं चाहिए। एक परमिट होल्डर या कुछ लाइसेंस ऐसा बना के देना चाहिए, जिससे उनके आईडी या जब बार में घुसते तब उनको पता चलना चाहिए कि भाई बार ओनर लोग को कि लड़का 21 साल का है नहीं, ये लड़की 21 साल की है नहीं है, उसके बाद ही उनको एंट्री देनी चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर भी अपना 18 साल के बाद ही दिया जाता है, तो भी आजकल अपने माँ बाप छोटे छोटे बच्चों को गाड़ियां दे रहे, 16 साल 17 साल के होते हुए भी उनके हाथ में गाड़ियां दी जा रही है। तो ये नहीं होना चाहिए। ये सब के ऊपर गवर्नमेंट को अपने ध्यान देना चाहिए। आईडी कंपलसरी करनी चाहिए कि भाई आईडी आपको देखने के बाद ही आपको परमिशन मिलेगी। दोनों तरीके से देखेंगे तो एक बहुत बड़ा ये है कि दोनों उनको प्रॉफिट है, उनकी मर्जी वो करते हैं, तो आप वो तरीके से इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। गवर्नमेंट भी इसमें कुछ न कुछ हस्तक्षेप करेगी, कुछ इसमें निर्देश लाएगी, कुछ रूल्स लाएगी, कुछ विज्ञापन पे देगी कि भाई ऐसा ऐसा करके। थोड़ा गवर्नमेंट को भी संभालना, थोड़ा फैमिली को भी संभालना, दोनों बैकग्राउंड संभालेंगे तो कहीं ना कहीं ये मैटर जो है धीरे धीरे नीचे नित्यम की ओर आएगा। जो दारू बेच रहा है वो एक लिमिट एज तक उसको बेचना चाहिए, जो उसका एज है उसमें उनको देना चाहिए दारू। और दारू पीने के बाद आदमी कितने लिमिट पर पीता है वो पर्सनली उसका मामला है कि हम लोग को ड्राइव करना है, गाड़ी चलाना है या ऑटो करना है, बाद में कैब करना है, हमको कैसा जाना है वो अपने ऊपर डिपेंड रहना चाहिए कि हमको कैसा ट्रैवल करना है। खुद गाड़ी वेयर कर रहे हो तो प्लीज ड्रिंक एंड ड्राइव मत करो, क्योंकि अपनी भी जान खतरे में डाल के हम लोग रोड पे निकल जाते हैं। और बाहर भी आम पब्लिक है, छोटे बच्चे हैं, औरत है, यहाँ पे रास्ता क्रॉस करते समय बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि ड्रिंक एंड ड्राइव में एक्सीडेंट हो रहा है। तो इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।